हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीप ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 का नेम है वास्तविक संख्याएं। तो हम यहाँ पर प्योर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यह बेस लेकर आए हैं और यह लेक्चर लेकर आए हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला लेक्चर, और इस पहले लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज आपकी प्रश्नावली 1.1। 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमें इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली के अंदर जो क्वेश्चन दिया है उसके वर्ड को समझना होगा। पहले हम थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है इसके। सबसे पहला वर्ड है अभाज्य। अभाज्य क्या होता है? तो हम पहला वर्ड ही क्लियर करते हैं, अभाज्य। अभाज्य एक शब्द से मिलकर बना है भाज्य से। भाज्य का उल्टा होता है अभाज्य। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है, विभिन्न नंबरों को हम भाज्य नंबर कहते हैं जिन नंबरों के अंदर स्वयं का, एक का और अन्य किसी और नंबर का भाग चला जाए उसे हम भाज्य नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 8 है और 8 में अगर हम भाग लगाना चाहें तो किस किस का चला जाएगा? 8 में हम देखें तो 4 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा, 1 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने लिखा है कि स्वयं का, एक का और अन्य किसी और नंबर का भाग चला जाए वह नंबर हमारा भाज्य नंबर कहलाता है, वह संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर इससे मिलान करते हैं। 8 में 8 का भाग जाना स्वाभाविक है, प्रत्येक संख्या में उसका भाग स्वयं का चला ही जाता है और 1 का भी चला जाता है। इसके अलावा आपको एक और नंबर चाहिए जिसका भाग इसके अंदर जाना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो वह नंबर हमारा भाज्य नंबर कहलाता है। इसके विपरीत यदि हम देखें, 3 देखते हैं। 3 में आप बताइए किन किन नंबरों का भाग चला जाए? तो हम देखेंगे 3 में 3 का भाग चला जाता है, 3 में 1 का भी भाग चला जाता है। इसके अलावा और किसी नंबर का इसमें भाग जाता है क्या? तो और किसी भी नंबर का इसमें भाग नहीं जाता है, इसलिए यह भाज्य की श्रेणी में नहीं आता है। इसके विपरीत अभाज्य नंबर होते हैं जिन नंबरों के अंदर स्वयं का, हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्वयं का और 1 का, इन 2 का भाग चला जाए वे नंबर हमारे अभाज्य नंबर कहलाते हैं। और एक नंबर और बढ़ जाता है भाग वाला, जिसका भाग चला जाए तो फिर वो भाज्य की श्रेणी में आ जाता है। तो इस प्रकार से भाज्य और अभाज्य की डेफिनेशन होती है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाए भाज्य और अभाज्य के विषय में कि अभाज्य नंबर वे नंबर होते हैं, वे संख्याएं भाज्य होती है जिनके अंदर स्वयं का और 1 का भाग जाता हो, और भाज्य संख्याएं वे नंबर होते हैं जिनमें स्वयं का, 1 का और एक अन्य किसी और नंबर का भाग चला जाता है, तो वे नंबर हमारे भाज्य नंबर कहलाते हैं। यदि हम सिक्वेंशली देखें, क्योंकि यह बेसिक है और इसके ऊपर हमें एक ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि भाज्य और अभाज्य के बारे में ही एक ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछ लिया जाता है और हम कंफ्यूज होकर उससे कहीं ना कहीं उल्टा सीधा आंसर देकर आ जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनके अंदर से भाज्य और अभाज्य देखें। 1 क्या है? 1 से छोड़िए, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं 7 से। 7 में किस किस का भाग जाता है? तो 7 में 7 का जाता है और 1 का जाता है। अगर 6 को देखें तो 6 में 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है और 1 का जाता है। तो यह आपकी भाज्य की श्रेणी में आती है और 7 आपकी अभाज्य की श्रेणी में आ जाएगी। इसी टाइप से 5, यदि 5 को देखें हम तो 5 के अंदर 1 का भाग जाता है और 5 का भाग जाता है, इसलिए यह भी अभाज्य की श्रेणी में आ जाएगी। और इसके बाद 4 को अगर देखें हम तो 4 के अंदर किस किस का भाग चला जाता है? 2 का चला जाता है, 4 का चला जाता है, 1 का चला जाता है। तो यह जो है 2, 4 का और 1 के बाद एक और एडिशनल नंबर हमारे पास 2 प्राप्त होता है। इस कारण से यह भी आपका भाज्य की श्रेणी में आ जाता है। इसके बाद 3 और 2 दोनों आपके अभाज्य नंबर है और 1 जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। तो यहाँ से मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1 को लेकर पूछा जाता है कि क्या 1 कोई भाज्य संख्या है
या भाज्य संख्या है या दी गई नंबरों में से भाज्य या अभाज्य को छांटिए। तो आपको 1 को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, 1 दोनों डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं करता है, इसलिए एक जो है हमारा ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। तो यह भाज्य और अभाज्य की समझ होती है इस प्रकार से। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो पूछे जाते हैं, मैं बिल्कुल आपको IMP वर्ड से ही बता रहा हूँ जिनके बारे में चैप्टर में कहा गया है और पूछा गया है। गुणनखंड, गुणनखंड आप भली भांति जानते होंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। गुणनखंड, गुणनखंड का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या के टुकड़े करना, यदि हम सामान्य भाषा में बोले तो टुकड़े। और कैसे टुकड़े? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य शब्द जब आगे लग जाएगा इसका मतलब है कि अविभाज्य टुकड़े होना चाहिए। टुकड़े तो हो, जैसे मान लीजिए 16 है, आप 16 के टुकड़े करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणित 8 भी लिख सकते हैं। और इसके अगर टुकड़े करें हम तो हम इसे लिख सकते हैं 4 गुणित 2। इसके बाद इसे लिख सकते हैं 2 गुणित 2। तो कुल मिलाकर जो 16 के टुकड़े होते हैं वह इस प्रकार से होते हैं। हम 16 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो आपका 1 2 ये वाला है, 1 2 ये वाला, 1 2 ये और 1 2 ये, जो कि अंतिम नंबर रहेंगे विभाजित होने के बाद। तो यहाँ 8 गुणित 2 लिखा तो यहाँ से 2 उठा लिया, 8 को फिर विभाजित किया तो 1 2, इसके बाद में लास्ट में यह सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है, यह यहाँ पर खत्म हो जाता है, यह यहाँ पर खत्म हो जाता है और यह यहाँ पर और यहाँ। इसलिए हमने इस 4 और 8 को छोड़ दिया है और ये 4 और 2 को ले लिया। अब इन्हें हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और इस 16 के जो गुणनखंड हैं वो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 हैं। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं इसके फैक्टर या गुणनखंड। तो हम कह सकते हैं कि 16 के गुणनखंड 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, इस प्रकार से हमें व्यक्त इसे करना है। इस क्वेश्चन में जो दिए गए हैं 5 क्वेश्चन, इन्हें इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह था हमारा थोड़ा सा बेसिक। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, 140। हमें 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंड तो लिखना ही लिखना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब गुणा के रूप में लिखना है, पावर के रूप में लिखना है। तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं, इसको देखने के लिए आपको इस प्रकार की विधि लगानी होगी। 140 को आप इस प्रकार से फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से किया तो यहाँ पर 7 टाइम और 0 7 बार, 2 से किया फिर 35 बार, फिर यहाँ 35 में अब 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 में जब 35 का भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्राइमरी रूप से 5 का भाग। 7 का भी चला जाएगा, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो 5 से दिया 7 बार और 7 से दिया तो 1 बार। कुल मिलाकर यहाँ पर भाग की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। हमने इसे इस प्रकार से लिख लिया। अब हम इसे चाहते हैं कि गुणनफल के रूप में तो लिख लिया है, अब इसे पावर के रूप में लिखना चाहते हैं कि जो डबल डबल आए हैं उन्हें पावर के रूप में लिखिए। तो 2 यहाँ पर कितनी बार आया है, 2 यहाँ पर आया है 2 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2। 5 कितनी बार आया है, तो 5 1 बार आया और 7 हमारा 1 बार आया है। तो यह आपका हो जाता है यहाँ पर इसका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 156। 156 को भी इसी टाइप से हमें फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो हम इसका यहाँ पर निकाल लेते हैं 156 का। तो यहाँ पर 6 है, लास्ट में एक सम संख्या है, और जब भी सम संख्या होगी तो उसमें 2 का भाग डेफिनेट चला जाएगा। तो 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 7 बार और ये 8 बार। फिर अगेन 2 से किया 2 तिया 6 और 2 में 18। अब 39 आ चुका है और 39 में किसका भाग जाता है, स्वाभाविक 2 का नहीं जाता है और 3 का भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ से 3 का 1 टाइम और ये 3 बार, और इसके बाद बचता है 13, और 13 में किसी का भाग नहीं जाता है, 13 में स्वयं 13 का ही भाग जाएगा। तो इस प्रकार से यह इसके हो गए गुणनखंड। हम इसे लिखते हैं 156 को
2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। अब इसे हम पावर के रूप में, घातांक के रूप में यदि लिखना चाहें तो 2 हमारे पास आता है 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 1 गुणित 13 की घात 1। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का 3825। 3825 इसे भी इसी प्रकार से लिखना है। 3825 के हम सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3825 इसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में है 5। जब लास्ट में 5 है, इसका अर्थ है कि इसके अंदर 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यह एक विषम संख्या है और विषम संख्या के अंदर सम संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब हम इसमें सिर्फ बात करेंगे विषम नंबर की। विषम नंबर के ही भाग इसके अंदर जाएंगे। अब विषम में सबसे पहला नंबर आता है 3। क्या 3 का भाग इसके अंदर जा पाएगा? इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर इन चारों नंबरों को ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18। यहाँ पर इन सब का टोटल होता है 18 और 18 3 की टेबल में आता है। 3 के गुणज के रूप में 18 को देखा जाता है। 3 के क्या बोलते हैं, पहाड़े के अंदर वो आता है, इसलिए इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से किया 1 टाइम, 3 से फिर इसे किया तो 3 दूना 6। अब यहाँ पर बचता है 2, हो गया 22, 3 7 21 और 3 5 15। फिर अगेन देखते हैं 5 7 5 12 और 2 14 और 1 15 चला जाएगा। तो 3 से 6 बार, 3 से यहाँ पर 4 बार, ठीक है। उसके बाद 2 बार और यहाँ पर 5 बार। अब भाग नहीं जाएगा। अब किसका भाग जाएगा देख लेते हैं। तो 3 के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो 5 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं इसे। डेफिनेट 5 का भाग तो जाएगा, क्योंकि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है या फिर 0 होता है, उन सभी में 5 से भाग चला जाता है। तो यहाँ से 8 बार, ठीक है, और 55 25, ये 5 और फिर अगेन 5 से दे सकते हैं। तो 5 एकम 5 और 3 5 7 35 और लास्ट में बचता है 17, 17 का 1 टाइम। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड आते हैं 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। हम इसे लिख सकते हैं पावर के रूप में 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। तो फाइनली हमने इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। पहले गुणनखंड करना है और गुणनखंड को फिर गुणनफल के रूप में लिखना है। और गुणनफल का स्मार्ट स्वरूप यह है, बिल्कुल सरल स्वरूप यह है। अब इसका लेते हैं हम चौथा सवाल। चौथा है 5005। 5005, तो 5005 के हम सबसे पहले करते हैं फैक्टर। फैक्टर लिखते हैं, क्या आएंगे फैक्टर? 5005। 5005 में लास्ट में है 5। 3 का भाग जाना नहीं है, क्योंकि 5 और 5 होते हैं 10। तो 2 का भाग तो इसके अंदर जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक विषम संख्या और विषम संख्या के अंदर किसी भी सम संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद 3 आती है, तो 3 को चेक करने का तरीका है कि इन सबको ऐड कर लो। यदि 8 नंबर के अंदर 3 से डिवाइड होता है तो भाग चला जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो यह होता है 10, तो इसलिए नहीं जाएगा। 4 का कोई सम संख्या का भाग जाना ही नहीं, विचार ही नहीं करना। अब बात आती है 5 के, तो 5 का चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ ही रहा है। तो हम 5 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम 0 0 1। इस प्रकार से यह आपका हो चुका है। अब 5 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े के अंदर 0 और 5 लास्ट में आता है, तो इसलिए इसके अंदर नहीं जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5 से ऊपर चलते हैं। 6 का भाग नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 7 की। 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, भाग लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर 7 से एक बार, 7 एकम 7 लगा के देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। बचती है 3, होती है यहाँ पर 30, 7 चौको 28, बचती है 2 और 21 होती है, 7 या 21, हो गया आपके पास 143। अब आप 7 से भाग लगाकर देखेंगे तो यहाँ पर 3 लास्ट में, मतलब नहीं लगेगा। अब 7 से आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद 8 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं गया तो 9 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद 10 का नहीं जाएगा, 11 से देख लेते हैं।
तो 11 से एक बार 3 बचता है, 11 तिया 33, 13, अब 13 का एक बार चला जाएगा। तो इस प्रकार फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। अब यहाँ पर सभी पावर 1 के रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 की भी पावर 1 है, सबकी पावर 1 है, क्योंकि डबल डबल कोई भी नहीं है, इसलिए हमें इसे दोबारा अरेंज नहीं करना, यहीं पर अरेंज हो चुका है। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यह हमारी एक बिल्कुल बहुत छोटी सी मेथड है, लेकिन इस मेथड को लेकर भी आपसे कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हालांकि ये बहुत लोअर लेवल के हैं, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है कि आपको दे दिया है कि 140, अब 140 के फैक्टर क्या होंगे, इस प्रकार से आपको बना कर दे दिया। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 की घात 2, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें बड़े ध्यान से या और कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार इसे सॉल्व करना है, और यह सवाल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें 1 से 2 नंबर इस प्रकार के क्वेश्चंस देकर जाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली LCM और HCF की समझ होना चाहिए सबसे पहली चीज। यदि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसके बाद भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, और वो आपकी LCM और HCF की बेसिक समझ के ऊपर बनते हैं कि आपको LCM और HCF की बेसिक समझ आती है या नहीं। तो सबसे पहले हम LCM और HCF का मीनिंग समझ लेते हैं, और उनका बेसिक क्या होता है यह जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में एक वर्ड का अंतर है, मल्टीपल फैक्टर यहाँ पर और लोवेस्ट और हाईएस्ट। ठीक है, लोवेस्ट हाईएस्ट आप समझते हैं और मल्टीपल और फैक्टर भी समझते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर उसका डिटेल दिखा देते हैं। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज। यदि LCM को हिंदी में कहा जाए तो छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज, और HCF को यदि हिंदी में कहा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ पर थोड़ा नाम अटपटा सा लगता है, लेकिन जब आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, समझ पे जाएंगे, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले हम इसको समझते हैं। जैसे LCM है, पहले LCM से स्टार्ट करते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हम कोई नंबर लेते हैं, हमेशा LCM या HCF 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ही निकलता है, किसी भी सिंगल संख्या का LCM या HCF नहीं निकलता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर नंबर लेते हैं, LCM निकालना है हमें 2, 4 और 6 का हमें LCM लेना है। 2, 4, 6 का यदि हम LCM लेते हैं तो हमें सबसे पहले लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ से स्टार्ट करना है। मल्टीपल हमें 2, 4 और 6 के मल्टीपल देखना है। 2 के मल्टीपल से अर्थ है कि 2 का पहाड़ा या 2 के गुणज, 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से आपके नंबर आते चले जाएंगे और वे सारे 2 के गुणज कहलाते हैं। यदि हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 के लिखेंगे तो 4 से 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, इस प्रकार से 4 का पहाड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा। और 6 के लिखते हैं 6, 12, 18, 24, 30, इस प्रकार से 6 की टेबल आगे बढ़ती चली जाएगी। और ये सारे 2 के मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल है और 6 के मल्टीपल है। चूंकि यहाँ पर वर्ड हिंदी में यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए हम भी बेहतर रहेगा कि हम इसे इंग्लिश में ही वर्ड टू वर्ड समझें। तो यहाँ पर इसके मल्टीपल मतलब गुणज, और यहाँ 4 के और यहाँ 6 के। अब हम LCM की बेसिक समझ पर चलते हैं, इसके शुद्ध अर्थ पे चलते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हमने मल्टीपल निकाल लिए, ठीक है, हम इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं।
LCM। सबसे पहले नंबर पर हमने मल्टीपल निकाल लिए। मल्टीपल के अंदर हमें निकालना है कॉमन, और कॉमन कैसा होना चाहिए? लोवेस्ट। लोवेस्ट से मतलब है कि हम इस तरफ से आगे बढ़ेंगे, छोटे से छोटा इस तरफ से आगे बढ़ेंगे, तो आपको कहाँ पर कॉमन नंबर दिख रहा है तीनों संख्याओं में? तो हम देखेंगे यहाँ 2 है, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है और ये 6 से स्टार्ट हो रहा है। इसका अर्थ है कि कम से कम 6 से तो ऊपर यह नंबर आएगा। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 8 इसके अंदर है, इसमें नहीं है। 10 इसमें है, इसमें नहीं है। और आगे बढ़ते हैं तो हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं इस टेबल को, तो यहाँ मिल जाता है, मान लीजिए आपको 12 में मिल गया। ठीक है, अब इसे देखिए आप, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है। हमने लोवेस्ट लिया है, मतलब छोटे से छोटा। ऐसा नहीं कि इसके बाद में कोई नंबर नहीं आएगा जो कि कॉमन होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा 24, यहाँ पर भी मिल जाएगा 24 और यहाँ पर भी है 24। हमें 24 नहीं लेना है, हमें लेना है लोवेस्ट, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का अर्थ है कि तीनों में जो अवेलेबल हो वह, और गुणज। तो हमने पहले तीनों के गुणज किए, फिर कॉमन देखा, और कॉमन भी कैसा? छोटे से छोटा। तो यह होता है एलसीएम। एलसीएम इस प्रकार से निकाला जाता है, यह एलसीएम की बेसिक समझ होती है। अब एलसीएम निकालने की जो विधियां होती है वे अलग विषय है। विधियों की बात हम करेंगे, किस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है और किस प्रकार से एचसीएफ निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एलसीएम की बेसिक समझ तैयार की। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। ठीक है, इसके बाद एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का अर्थ होता है गुणनखंड। हम पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि गुणनखंड क्या होते हैं। किसी भी संख्या के टुकड़े करना गुणनखंड कहलाता है। और उसके साथ एक और वर्ड जुड़ जाता है, अभाज्य। संख्याओं के साथ गुणनखंड के साथ जुड़ जाता है अभाज्य। तो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है कि छोटे से छोटा गुणनखंड करना है और उसका फिर गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 है, अगर हम 4 को लिखते हैं तो 2 गुणित 2 गुणित ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे 1 लिख सकते हैं। अब आप इस 2 के और टुकड़े नहीं कर सकते। यदि 6 है और 6 को आप लिख देंगे 6 गुणित 1, तो यह अभी अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ है। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 1 के रूप में लिखा जाएगा। अब हम 2 और 3 के बाद इसे टुकड़े ब्रेक नहीं कर सकते, तो यह अभाज्य गुणनखंड होता है और यह सिर्फ उसका गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में भी अंतर होता है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो ज्यादा से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका हिंदी अर्थ होता है। वही संख्या लेते हैं हम 2, 4 और 6। अब हमें करना है उनके गुणनखंड। पहले हमने किए थे गुणज, ठीक है, हमने पहले निकाले थे गुणज एलसीएम के अंदर, और इसके अंदर निकालेंगे गुणनखंड। तो 2 के यदि हम गुणनखंड लिखें तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणित 1। 4 को अगर लिखें तो हम 2 गुणित 2 गुणित 1 लिख सकते हैं, और 6 को यदि लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 1। इससे ज़्यादा हम इसे कुछ भी नहीं लिख सकते। आप चाहें तो 1 लिखें, अदरवाइज नहीं लिखे, लेकिन 1 हमेशा होता ही है गुणा के अंदर। और यदि इसका हम निकालना चाहें एचसीएफ, अब एचसीएफ की जो डेफिनेशन है, एचसीएफ वर्ड का जो मीनिंग है वह कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेना है और उभयनिष्ठ लेना है और गुणनखंडों के अंदर से लेना है। तो गुणनखंड तो हमने यहाँ पर निकाल लिए। अब उभयनिष्ठ इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, और ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ है क्या इसके अंदर, उसे भी लेना है। अगर कोई कॉमन है तो लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा का अर्थ है कि बस 2 से आगे हमारे पास नहीं है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो अब हम यहाँ पर फाइनली इसे छोड़ देंगे और आपका जो एचसीएफ है वो 2 आ जाएगा। तो यह होती है एचसीएफ की बेसिक समझ। तो इस विधि से हम बिल्कुल आसानी से एचसीएफ की पहचान कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको बेसिक समझ होगी तो आप तुरंत एचसीएफ और एलसीएफ की पहचान कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको इतना समय नहीं मिलता है कि आप उसको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को करें और फिर एलसीएम या एचसीएफ निकाल कर देखें। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। इसके बाद विषय आता है कि इनको निकालने की विधियां क्या है।
इनको किस प्रकार से निकाला जाता है। तो जनरली निकालने के दो तरीके होते हैं। हम नंबर एक तरीके पे विचार देखते हैं पहले कि मान लीजिए वही 2, 4 और 6 लेते हैं। तो यदि इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है तो हम इन सब के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, तो 2 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 एकम 2 हो गया। 4 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 दूना 4 और 2 से एक बार। तो 6 के यदि अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 तिया 6 और 3 से ये एक बार। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके गुणनखंडों को लिखेंगे। 2 के गुणनखंड हो गए 2 गुणित 1, 4 के गुणनखंड हो गए 2 गुणित 2 गुणित 1 और 6 के जो गुणनखंड है वो 2 गुणित 3 गुणित 1, इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। अब हमें इसके अंदर से एलसीएम और एचसीएफ निकालकर बाहर लाना है। तो हमारी डेफिनेशन के अनुसार, हमारी एलसीएम और एचसीएफ की समझ के अनुसार हम एलसीएम में सबसे पहले इसके गुणनखंडों में से कॉमन, हमें ये तरीका याद रखना है कि क्या करना है। सबसे पहले कॉमन देखेंगे। कॉमन कहाँ है? यहाँ पर कॉमन है तो इस 2 को हम लिख लेते हैं। इसके बाद इसमें से हर एक संख्या को लेना, हर एक डिजिट को लेना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कहीं 2 है। कॉमन जितने भी हो उन्हें पहले लिख लेना। कॉमन अब 2, एक कॉमन 2 एक बार था, हमने लिख लिया। अब 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है तो हमने इसे लिख लिया। अब 3 यहाँ पर है, 3 और दूसरी जगह नहीं है। तो फाइनली हम इसे आंसर के फॉर्म में यदि लिखें तो 2 दूना 4 तिया 12 आपका आ जाएगा एलसीएम। और यदि एचसीएफ देखें इसी फैक्टर के अंदर से तो एचसीएफ में हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर ही लेना है। तो यह 2 हमारा कॉमन है और कॉमन को हम यहाँ पर लिख देते हैं। यदि और कोई कॉमन होता तो हम उसे भी यहाँ पर मल्टीपल करके लिख देते। तो यह आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका है। इसके बाद यह हुआ तरीका नंबर 1। आप तरीका नंबर 2 पे जाइए। तरीका नंबर 2 पे को भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं, लेकिन उसमें सभी संख्याओं को हम एक साथ रख के और जल्दी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 4 और 6, इन सबको एक साथ रखिए। यहाँ 2 का भाग लगाइए एक बार, यहाँ 2 से 2 बार, यहाँ 2 से 3 बार। ठीक है। इसके बाद क्या किसी संख्या का तीनों में भाग जा सकता है क्या? यदि नहीं जाता है तो हम सीधे सीधे यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ आपका है फाइनली 2, क्योंकि 2 से ही तीनों में भाग जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर अगेन 2 का भाग एक बार और 3 वैसा का वैसा, और यहाँ 3 का भाग चला गया तो ये 1 टाइम। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3, यह 2, यह 2 और यह 3। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 12। तो यह हो गया 12। तो एक ही बार में आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों कंप्लीट निकल कर आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ी सी इसकी बेसिक समझ बनानी होगी। हमें यहाँ लेना था कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ पर है 2, तो हमने 2 लिख दिया। 2 से अर्थ है, कॉमन से अर्थ है कि यहाँ पर 2 का भाग तीनों संख्याओं में जा रहा है। यदि 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है लेकिन यहाँ 2 और 3 में जा रहा है, यहाँ पर नहीं जा रहा, तीनों में जिस संख्या का भाग जाएगा वह आपका एचसीएफ है। यदि एक बार और 2 का भाग जाता तो हम यहाँ 2 गुणित 2 लिख सकते थे। यदि 3 का और जाता तीनों संख्याओं भाग तो 2 गुणित 2 गुणित 3 भी लिख सकते हैं। तो जितनी संख्याओं का भाग यहाँ पर तीनों में जाएगा वह हमारा एचसीएफ होगा। और बाकी इस प्रकार से आप भाग देने के गुणनखंड करने के बाद यह संयुक्त गुणनखंड कहलाता है। सभी संख्याओं का साथ में गुणनखंड कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। लेकिन हमने अब सब सारी संख्याओं को एक साथ यहाँ पर रख लिया है और रखने के बाद 2 गुणित 2 गुणित 3 आया। तो इस प्रकार से लिख के आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इंडिविजुअल बे संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया जा सकता है गुणनखंड विधि द्वारा, और एक साथ में भी रख के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया जा सकता है। तो ठीक है, थोड़ा सा और इस पर विचार कर लेते हैं। इसका बेसिक दिखा देते हैं आपको कि इसका फाइनली मीनिंग क्या होता है। अब आप देखिए, क्योंकि हमें एनालिसिस करना भी आना चाहिए, एनालिसिस करना भी चाहिए ताकि पता चल सके कि इसके आंसर से इन संख्याओं का क्या रिलेशन है। हमने एलसीएम निकाला यहाँ पर 12 और नंबर थे हमारे, क्या क्या नंबर थे? नंबर थे हमारे 2, 4 और 6। अब आप देखिए इसका रिलेशन क्या है। 2, 4, 6 में
हमेशा सबसे बड़ी नंबर को आप देखेंगे किसके अंदर, एलसीएम निकालते समय। अभी पता चल रहा है आपको 12 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मान लीजिए 12 आपको नहीं पता है तो क्या होगा, आपको सबसे बड़े नंबर, हमेशा एलसीएम सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल आएगा, ठीक है, सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल आपका एलसीएम आएगा। यदि आप 6 की टेबल को आगे बढ़ाते हैं तो 6, 12, 18, 24 इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। यह फाइनल बात है कि आपका जो एलसीएम आने वाला है 2, 4, 6 का, आपने इस क्रम में सबसे पहले नंबर को अरेंज कर लिया 2, 4, 6। अब इसके बाद में आप सबसे बड़ी नंबर की टेबल तैयार कर लीजिए, इसी टेबल के अंदर से आपका एलसीएम आने वाला है। और कैसा एलसीएम आएगा, ऐसा एलसीएम आएगा कि उसमें इस नंबर का भी भाग चला जाएगा और इस नंबर का भी भाग चला जाएगा, मतलब सभी संख्याओं का भाग उसके अंदर जाना चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप यहीं पर देख लीजिए, क्या 2 की टेबल में 4 आता है, तो 2 की टेबल में यदि 4 आता है तो आप 2 को हटा दीजिए, क्योंकि 2 की टेबल में 4 ऑलरेडी है तो आप 4 की टेबल ही यूज़ कीजिए। और यदि 4 की टेबल में 6 आता है तो आप 4 को भी हटा सकते थे, लेकिन 4 की टेबल में 6 नहीं आता है। अब इन दोनों को देख लीजिए कि 4 की टेबल में क्या 6 आता, नहीं आता, तो 4 की टेबल में 12 आता है, क्योंकि हमने टेबल तैयार कर ली और बड़ी संख्या की टेबल में से ही एलसीएम आना है। तो फाइनली वो नंबर हमें मिल जाता है 12 और 12 हमारा हो जाता है यहाँ पर एलसीएम। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से देखकर पता कर सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या आने वाला है। चलिए, ये हुआ एलसीएम, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड कॉन्सेप्ट, ये हुआ आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब सेकंड कॉन्सेप्ट या सेकंड एनालिसिस देखते हैं इसकी, कि एलसीएम हमेशा ऐसा नंबर आएगा कि इन तीनों नंबरों का भाग इसके अंदर चला जाएगा। 2 का भाग आपका 6 बार चला जाता है, 4 का भाग 3 बार चला जाएगा और 6 का भाग 2 बार चला जाएगा। वो इसलिए चला जाएगा क्योंकि हमने बड़ी संख्या का ही मल्टीपल इसके अंदर लिया है। यह हमारा सेकंड तथ्य होता है, सेकंड एनालिसिस होता है। इसके बाद यदि हम एचसीएफ को देखें, ये बिल्कुल बेसिक समझ है इसकी और ये हमें आना चाहिए। यदि हम एचसीएफ को देखें तो हमारा एचसीएफ आया था 2 और नंबर हमारे पास क्या थे जिनका एचसीएफ 2 आया था, वे थे 2, 4 और 6। यदि हम इसको एलसीएम की तरह ही समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो एलसीएम एचसीएफ आएगा वो सबसे छोटी संख्या का फैक्टर आएगा। सबसे छोटी संख्या है 2, या तो एलसीएम 2 आएगा या 2 का कोई फैक्टर आएगा। तो इस प्रकार से आप एलसीएम समझ सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या या उसका फैक्टर। और यहाँ पर एलसीएम के अंदर हमने देखा था, अब दोनों को साथ लिख देते हैं हम। एलसीएम हमारा था 12 और नंबर थे हमारे वही 2, 4 और 6। इसका 6 का मल्टीपल 6, 12, 18 इस प्रकार से था। तो हमारा यहाँ पर 6 का मल्टीपल आया था 12 और यही हमारा एलसीएम था। और यहाँ पर 2 सबसे छोटा नंबर है और उस 2 नंबर का फैक्टर या 2 नंबर ही हमारा एचसीएफ हो सकता है। कुल मिला के सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या हमारी एचसीएफ हो सकती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर और उसका मल्टीपल हमारा एचसीएफ हो सकता, एलसीएम हो सकता है। तो यह हमारी एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक समझ होती है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर 26 और 91, 26 और 91 पहला क्वेश्चन है। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्याएं दी है, इनका गुणनफल एचसीएफ का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। यह हमें देखना है और जांच करना है। तो पहले हम इन दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं और फिर इस फार्मूले के अंदर फिट कर देते हैं। यह हमारा फार्मूला है। और यदि इस प्रकार से इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल यदि इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे कि यह लिखा हुआ फार्मूला सत्य है। यह सत्य है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में जांच करने के लिए कह रहे हैं कि आप देखिए कि ऐसा है या नहीं है। तो हम सबसे पहले 26 और 91 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं।
तो 26 को क्या लिखा जा सकता है, यदि हम अभाज्य गुणनखंड में लिखें तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 13, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जा सकता है। 13 दूना 26 होता है। और 91 किसकी टेबल में आता है, तो 91 हमारा 13 की ही टेबल में आता है। और 7 टाइम या 7 का मल्टीप्लाई हम यदि 13 से करें तो आ जाता है। तो कुल मिलाकर हम इसे लिख सकते हैं 7 × 13। ठीक है, ये हमारे हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर लिखना चाहें तो इसको 1 भी लिख सकते हैं। इस बेसिक समझ जो हमने एलसीएम और एचसीएफ की देखी, उसके आधार पर हम यदि इसका एलसीएम देखें तो क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा, यहाँ पर दिए गए जो फैक्टर है उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन हमारा है 13, हमने लिख लिया मान लीजिए 13। इसके बाद क्या बचता है, उसके बाद 2 बचता है और उसके बाद इधर 7 बचता है। तो 7 स्टेबल इधर ऊपर नहीं है और 2 नीचे नहीं है, दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 लिख लिया और यहाँ पर 7 लिख लिया। अब इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 13 गुणित 7 दूना 14। तो हम यहाँ पर फाइनली यदि इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाता है 182। ठीक है, 140 और 14 × 42, कुल मिला के 182। अब इसका एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या आता है, एचसीएफ इसके अंदर से जो कॉमन आपका फैक्टर है उसे हम ले लेंगे। तो कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है और 13 कॉमन है। तो 1 कॉमन का कोई अर्थ यहाँ पर अभी नहीं है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होकर 13 से एक बार 13 ही आएगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं फाइनली 13। तो यह हमारा एलसीएम आ चुका, यह हमारा एचसीएफ आ चुका। अब चलते हैं हम हमारे फार्मूले पर जिसका हमें जाँच करना है। हमारा यहाँ पर फार्मूला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो हमारे पास थी, हम इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं, नंबर 1 गुणित नंबर 2 इक्वल टू इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। इस प्रकार से अरेंज कर लिया। अब 2 संख्याएं यहाँ लिखी थी, मैंने उनको नंबर 1 नंबर 2 नाम दे दिया। नंबर 1 संख्या है हमारी 26 और नंबर 2 है हमारी 91 और एलसीएम इसका आया है 182 इन दोनों का और एचसीएफ आया है 13। अब इनका हम गुणा करके देख लेते हैं। यदि हम इन दोनों का आपस में गुणा करें 182 और 13 का, यदि 182 और 13 का गुणा करें तो आता है 2366, 2366 आ जाएगा। और इन दोनों का भी यदि आप गुणा करेंगे तो 2366 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी सत्यता की जो जांच करने को कहा गया, तो हम यहाँ पर लगाएंगे राइट का टिक। कुल मिलाकर यह जो लिखा हुआ है फार्मूला या सत्य, हमने इसकी जांच कर ली। हमने 2 नंबर थे, उन दोनों नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकाला। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2366 आया और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया 2366 आया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हम कह सकते हैं कि यह बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमें कंप्लीट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इस प्रकार से और इसके बाद भी क्वेश्चन बनते हैं। हम थोड़ा सा इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको मैं यह दिखाऊंगा। अब दिया है 510, ठीक है, और 92। 510 के यदि हम फैक्टर लिखें, ठीक है, 510 के यदि हम फैक्टर लिखें तो क्या आ जाएंगे, तो हमें इस प्रकार से निकालना है 510 के फैक्टर। आप इसे 2 से भाग लगाइए 2 बार, फिर 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, ठीक है, 255। फिर यहाँ पर 2 से भाग नहीं जा सकता है क्योंकि लास्ट में 5 है और 5 एक आपकी विषम संख्या है और 2 हमारी सम संख्या है। तो किसी भी विषम संख्या में सम संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इसके बाद हम 3 से ट्राई करते हैं। 5 और 5 10 और 2 12, इन सबका जोड़ 12 है, मतलब 3 का भाग चला जाएगा। तो हमने 3 से भाग लगाया 8 बार, 3 8 24 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब इसके बाद 85 आता है और 8 और 5 13 हो गया, मतलब 3 से भाग नहीं जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा नंबर मिलता है वो 5 का भाग लगाते हैं तो 1 टाइम और यहाँ पर 17, ठीक है, 7 बार 35 हो जाएगा, तो यह हो गया 17। अब 17 का हमारा एक बार आ जाता है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3
गुणित 5 गुणित 17। अब हम बात करते हैं 92 की। ठीक है, 92 को भी इसी प्रकार से देख लेते हैं। पहले 2 का लगेगा क्योंकि लास्ट में हमारा सम नंबर है, तो 2 से 4 बार और ये हो गया 6 बार। उसके बाद फिर सम है तो 2 से 2 बार और ये हो गया, और अब फाइनली 23 से 1 बार, क्योंकि 23 किसी भी टेबल में नहीं आता है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 23। अब इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। इसका चलिए एचसीएफ भी पहले निकाल देते हैं। तो एचसीएफ का बेसिक जो है वह यह बताता है कि हम इस प्रकार से फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद कॉमन देखेंगे, तो कॉमन क्या है, इसके अंदर 2 कॉमन है, हमने लिख दिया यहाँ पर 2। इसके बाद में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5, यहाँ 23, कहीं भी और कॉमन नहीं दिख रहा है। तो फाइनली हमारा एचसीएफ आ जाता है 2। और एलसीएम लेने के लिए हमें कॉमन सबसे पहले लिखना, उसके बाद सभी को लिखना है। तो यहाँ पर 2 हमारा कॉमन था, एक बार लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 23, कुछ भी आपस में मैच नहीं हो रहा। यदि मैच होता तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो कॉमन नहीं है तो सबको वापस लिख देते हैं। यह लिख दिया हमारा 2, यह लिख दिया हमने 3, यह लिख दिया इसके बाद 5, यह लिख दिया हमारा 17 और यह लिख दिया 23। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। 2 दूना 4 12 5 60 गुणित 17 गुणित 23। इन सब का यदि हम गुणा करते हैं 60, 17 और 23 का, तो 23,460 आ जाएगा। 23,460 इनका गुणा आ जाएगा, मतलब आपका जो एलसीएम है वो 23,460 हो गया। अब हमें जो दिया गया है फार्मूला, उस फार्मूले को चेक करना है। फार्मूला है हमारा नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू एचसीएफ गुणित एलसीएम। रख देते हैं वैल्यू, यहाँ पर 510 गुणित 92 इक्वल टू, इसका एचसीएफ जो आया है 2 और एलसीएम आया है 23,460। 23,460। अब इसका हम 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 से गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 23 दूना 46 और 460 का 920, तो 46,920। 46,920 इसका मल्टीप्लाई आ गया। और इस तरफ अगर आप गुणा करेंगे इन दोनों का, तो यहाँ पर भी 46,920 ही आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से दोनों आपके इक्वल हैं, दोनों नंबरों का मल्टीपल भी वही है और उन नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल भी वही है। तो हम यहाँ पर इसे सही कह देते हैं, राइट का निशान लग जाएगा। ठीक है, तो यह आपका फाइनली आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 के 2 का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 336 और 54 दिए गए हैं। 336 और 54, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। 336 के यदि हम फैक्टर लिखें तो बिल्कुल इसी तरह से आपको फैक्टर निकालने हैं। वे फैक्टर आएंगे 2 गुणित 2। ठीक है, 2 गुणित 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 गुणित 7। इस प्रकार से आपके पास फैक्टर देखने को मिलेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 21 का 16 से गुणा करेंगे 336। और अगर 54 को हम लिखना चाहें तो 2 दूना 4 या 2 तिया 6 इस प्रकार से आएंगे। आप निकालेंगे तो यही आएंगे और 3 गुणित 3। ठीक है, इस प्रकार से आपके फैक्टर आ जाएंगे। और इन फैक्टर को आने के बाद मेनली हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम के अंदर सबसे पहले लेना है हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हमारा 2 कॉमन है, यह लिख दिया हमने 2a 1 टाइम। इसके बाद क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यह हमने 3 कॉमन लिख दिया। इसके बाद कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा फाइनली
6 हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो HCF है उसे लेते हैं। तो HCF के अंदर सिर्फ कॉमन यहाँ पर HCF था और यहाँ पर LCM है, यहाँ पर हमारा ये, अरे ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हमारा LCM। तो LCM आता है सबसे पहले कॉमन 2, उसके बाद कॉमन है हमारा 3, उसके बाद क्या बचता है, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। अब कोई कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आपका 2 1 2 3 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर 3 2 बार और है, मतलब 3 इंटू 3, और यहाँ पर 7 1 टाइम और आ रहा है। तो इस प्रकार से इन सब का आप कर देंगे हम गुणा। हमने कॉमन लिखा, इस 2 को एक बार लिखा, इस 3 को एक बार लिखा, और बाकी के 3 बार 2 थे, 1 2 3 इसे लिख दिया, और 2 बार 3 और बचे थे और एक 7 बचा था उसे लिख दिया। अब इन सब का हम कर देते हैं गुणा, और जब आप इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3024 फाइनली। 2 तिया 6, 6 दूना 12, दूना 24, दूना 48, और 48 में आप करेंगे 3 तिया 9, और 9 7 9 72 का 48 से गुणा करेंगे तो आपका 3024 आ जाएगा। और यदि आप HCF निकालते हैं इसका, तो HCF के अंदर जो भी कॉमन है फैक्टर वही हमें लेना है। तो हमारा यहाँ पर कॉमन फैक्टर एक तो 2 है, ठीक है, यह 2 आपका, और एक आपके पास है यहाँ पर 3, तो इन दोनों को लिख देते हैं, 3 दूना 6। इस प्रकार से आपका HCF यहाँ 6 और LCM आपका 3024 है। अब हम फार्मूला लिख देते हैं। हमारा जो फार्मूला था वह है कि नंबर 1 इंटू नंबर 2, पहली नंबर दूसरी नंबर, और इन दोनों नंबरों का LCM और इन दोनों नंबरों का HCF लेना है। तो नंबर 1 नंबर 2 336 गुणित 54, और यहाँ पर 3024 गुणित 6। जब इनका आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 चुकू 24 की 4, 6 दूना 12 और 2 14, और यहाँ पर 1, ठीक है, 144 होगा, और 6 तिया 18, ठीक है। और इसी प्रकार से जब इनका गुणा करेंगे तो आपको इतना ही मिलना है। तो फाइनली हमने जो फार्मूला देखा था, दोनों नंबर और उनका LCM HCF का मल्टीपल आपस में बराबर है, इसका मतलब हम इसे राइट का निशान दे देते हैं कि यह जांच का विषय था और हमने इसकी जांच कर ली और जांच में यह फार्मूला सही पाया गया है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आपको यह फार्मूला याद हो गया मान लीजिए, अब क्या सीधे सीधे इसी प्रकार का जांच करने के लिए आएगा? नहीं, इस प्रकार के जांच करने के साथ में आपको कई वेरिएशन में क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। वे वेरिएशन क्या है? वे वेरिएशन इस प्रकार से है कि पहले आप इस फार्मूले को कितने प्रकार से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो पहले हम इस फार्मूले को लिखते हैं कि हम इसे कितने प्रकार से लिख सकते हैं। हमारा फार्मूला है कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू LCM गुणित HCF। ये आगे पीछे हो सकता है HCF LCM, घबराने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 इसे आप अगर चेंज करके लिखें, क्योंकि इसके अंदर आपको 4 राशियां हैं, एक नंबर 1 संख्या, एक नंबर 2 संख्या, एक LCM उसका और उनका, और एक HCF उनका, कुल मिलाकर 4 राशियां हैं। 4 राशियों में से आपको कोई 3 राशियां दे दे और एक राशि यहाँ पर एब्सेंट हो जाए और उसे फाइंड करने के लिए कह दिया जाए, तो उसका फार्मूला कैसे बनेगा? तो यहाँ पर यदि नंबर 1 की संख्या आपकी एब्सेंट हो जाती है, उसे फाइंड करने को कहा जाए, और ये तीनों आपको दे दे, क्या दे दें कि उन दोनों संख्याओं का LCM दे दे और HCF दे दे, और एक संख्या आपको नंबर 2 दे दे और कहे कि आप नंबर 1 संख्या को फाइंड कीजिए। तो इस फार्मूले की हेल्प से क्या कुछ भी नहीं है, नंबर 2 उठ के यहाँ पर बटे में
आ गया है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है और 1 का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि नंबर 2 को यहाँ रख लिया जाए और नंबर 1 को वहाँ ले जाया जाए तो नंबर 2 इक्वल टू हो जाएगा LCM इंटू HCF अपान नंबर 1। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने नंबर 1 और नंबर 2 फाइंड करने के लिए यहाँ पर फार्मूला बना लिया। यदि हमें कह दिया जाए कि किसी सवाल इस प्रकार से आ जाए कि कोई दो आपको संख्याएं दी गई है, उनका एलसीएम दे दिया जाए और कहा जाए कि एचसीएफ फाइंड कीजिए, तो आप ऐसा ना करें कि सीधे सीधे एलसीएम निकालना स्टार्ट हो जाए। हमें फार्मूला दिया गया है कि जब दो नंबर दे दिया और उनका एलसीएम दे दिया तो एचसीएफ बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों नंबरों का हम यहाँ पर एचसीएफ का फार्मूला बना लेते हैं। हम दोनों नंबरों का गुणा करेंगे, नंबर 1 इंटू नंबर 2 अपान में हम एलसीएम से भाग दे देंगे तो हमारा एचसीएफ यहाँ पर आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप जो है एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको एलसीएम फाइंड करना हो और एचसीएफ दिया गया हो, दोनों नंबर दी गई हो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे उसका फार्मूला नंबर 1 गुणित नंबर 2 अपान HCF। तो इस प्रकार से यह फार्मूला आपका 5 वेरिएशन में वर्क करता है। कुल मिलाकर हमें 4 राशियां दी गई है। 4 राशियां कौन सी, नंबर 1, नंबर 2, LCM और HCF। इन चारों में से कोई 3 हमें दे दी जाए और एक राशि हमारी एब्सेंट हो जाए तो हम उन चारों जो भी एब्सेंट है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो कोई 3 अगर दे दी जाए, मान लीजिए हम इसे इस प्रकार से समझ लेते हैं, ए बी और सी डी में यह फार्मूला बना है। यदि ए बी सी ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है तो हम डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि हमें ए की वैल्यू दी है, बी की दी है और हमें डी की वैल्यू दी है, इनकी वैल्यू दी है तो हम सी को फाइंड कर सकते हैं। और इसी प्रकार यदि बी एब्सेंट है और तीनों की वैल्यू दी है तो उसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 4 राशियों में से 3 राशियां हमारे पास अगर उपलब्ध है तो हम चौथी राशि को बिना किसी प्रकार से उसकी विधि लगाए, पर्टिकुलर एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करने की विधि नहीं लगाते हुए हम इस फार्मूला का यूज करके उसे फाइंड कर सकते हैं। यही इस कॉन्सेप्ट का, इस क्वेश्चन का बेसिक है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन मैंने पूरा बेसिकली आपको समझा दिया कि किस प्रकार से यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ को समझा जाता है और सॉल्व किया जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भी एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित ही है। हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इसके 1-2 क्वेश्चन में करवा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ हमें अब ज्ञात करना है। जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेसिक पढ़ा था वह पूरा बेसिक यहाँ पर काम आने वाला है। अब आपके पास यहाँ पर नंबर दिए गए हैं 12, 15 और 21। आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है कि आप क्या करोगे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है। ठीक है, निर्देश हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, या आपको पूर्णांक दिए हैं 12, 15, 21, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। मेथड आपको यहाँ पर दे दी गई है क्लियर कि आपको कौन सी मेथड उपयोग करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उपयोग आपको निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है तो हम तीनों के यहाँ पर गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। किसके निकाल लेते हैं, पहले हम 12 के भी निकाल लेते हैं, 15 के निकाल लेते हैं और 21 के निकाल लेते हैं। ठीक है, इन तीनों के गुणनखंड। तो 12 के यदि हम गुणनखंड निकालें तो क्या आ सकते हैं, आप 12 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3, 2 या 6 दूना 12, मतलब कुल मिला के 2 गुणित 2 गुणित 3, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हैं। 4 या 12 भी होता है लेकिन 4 को हम 2 गुणित 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आप 15 को क्या लिख सकते हैं, आप 15 को लिख सकते हैं 3 गुणित 5। ठीक है, 3 गुणित 5, इससे ज़्यादा इसे नहीं ब्रेक किया जा सकता है।
फाइनली 15 को 3 गुणित 5 ही लिख सकते हैं। आप इसको यदि फैक्टर के फॉर्म में बनाकर लाएंगे तो भी इस प्रकार से ही लिखा जाएगा। और 21 को लिख सकते हैं 3 सते 21 3 गुणित 7, ठीक है, यह इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसके बाद कुछ भी लिखने को नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पर इसका गुणनखंड आपको नहीं दिखाया करके। आप नेक्स्ट में देख लेंगे, विधि और समझ लेंगे, ठीक है। तो यह आपका गुणनखंड हो गए। अब अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद हम इन संख्याओं के एलसीएम पर चलते हैं। एलसीएम निकालने के लिए इन संख्याओं का जो हमने गुणनखंड निकाले हैं उसमें सबसे पहले देखेंगे कॉमन कहाँ है। कॉमन यहाँ है, एक 3 है, एक 3 है और एक 3 है। हमने लिख दिया यहाँ पर 3, ठीक है। अब क्या कॉमन है? अब कोई कॉमन नहीं है, तो जितने भी नंबर बचे हुए हैं यदि कॉमन आते हैं, 2 में भी आते हैं तो उसे एक बार लिखना है। यहाँ पर 2 गुणित 2 बचता है तो हमने 2 लिख दिया और फिर अगेन 2 लिख दिया, ठीक है, ये भी निपट गया। अब हमारा 5 और 7 बचता है तो यहाँ पर गुणित 5 गुणित 7 इस प्रकार से लिख लेंगे। और इन सब का हम कर देते हैं गुणा, 2 दूना 4 या 12 पंजे 60, इस प्रकार से आप बिल्कुल कर सकते हैं, गुणित 7 तो 6 सते 42 420। और यदि हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ इसका आएगा, इन तीनों में कॉमन निकालना है, इन तीनों का कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3, अगेन अंडरलाइन कर दिया है मैंने, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। इसके बाद कोई कॉमन डिजिट नहीं, कुछ नंबर कॉमन, तो हम मात्र लिख देते हैं 3, यह हमारा हो गया एचसीएफ। तो यही कहा गया था, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, अब इसका हम कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। मैं आपको सीधे सीधे यदि ये नंबर आपको दे दिया जाए और ऑब्जेक्टिव में कह दिया जाए कि आप इन नंबरों से किन से 12, 15 और 21 से एलसीएम फाइंड कीजिए। एलसीएम फाइंड कीजिए तो कैसे फाइंड करेंगे? हमें इसके एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले इसका सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा नंबर हमारा 21 और 21 की टेबल देखना है। मतलब आपको 21 की टेबल देखते हुए जाना है। 21 दूना 42, ठीक है, इस प्रकार से 21 या 63 और आप देखते हुए जाएंगे। और एक चीज़ और देखना है कि हमें उसमें 12 का भाग भी चला जाना चाहिए, 15 का भाग भी चला जाना चाहिए। तो आपके इस टेबल को आप बढ़ाते हुए ले जाएंगे तो एक नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर 420, और 420 ही वह नंबर होगा जिसके अंदर 15 का और 12 का दोनों का भाग चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दी गई नंबरों का फास्ट तरीके से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। यदि नंबर ये छोटी होती 21 से 5, 7, 8 होती तो आप बहुत ही आसानी से उसकी टेबल पढ़ लेते और देख लेते। यहाँ 21 है इसलिए थोड़ी सी दूर आपको टेबल लग रही है, ठीक है। उसके बाद यदि आप एचसीएफ देखें इनका, तो एचसीएफ के अंदर हमने ये कहा था कि सबसे छोटा नंबर देखना है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा? सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 12। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? अब एचसीएफ की बात कर रहे हैं। ये हमारी थी एलसीएम की बात। एचसीएफ की जब बात करेंगे तो सबसे छोटा नंबर है हमारा 12। या तो एचसीएफ आपका 12 आएगा या इसका कोई फैक्टर आएगा। कैसा फैक्टर? कि जिसका भाग इन तीनों में चला जाए, जिस नंबर का भाग 12 में, 15 में और 21 में चला जाए। क्या 12 का भाग 15 में जा सकता है और 21 में तो नहीं जा सकता है? तो हम इसके करेंगे टुकड़े। अब टुकड़े कैसे होंगे 12 के? हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणित 3, 2 तिया 6 गुणित 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर क्या 2 का भाग 12, 15 और 21 में जा सकता है? तो 2 तो यहाँ से कट गया। जब 2 कट गया तो इसका अर्थ है कि 2 दूना 4 भी यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि 4 का भाग भी 15 और 21 में नहीं जाएगा। तो बचा कौन? बचा सिर्फ हमारे पास 3 है, जिस नंबर का भाग इन तीनों में जा सकता है। तो यही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है, यही हमारा एचसीएफ होगा। तो आपको यदि बेसिक समझ है तो आप तुरंत देख के बता देंगे कि इसका एचसीएफ यह आएगा और इसका एलसीएम यह आएगा। तो यदि आप इतना सब कुछ जान गए तो आप बहुत ही आसानी से एचसीएफ फाइंड कर देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड देखते हैं इसका। और थर्ड क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है, या आप कहें तो हम थर्ड को करवा देते हैं। थर्ड आपको मैं करवा देता हूं फटाफट।
यहाँ पर हम थर्ड ही ले लेते हैं। चलिए थर्ड ले लिया हमने, 8, 9 और 25। तो सबसे पहले 8, 9 और 25 के हम लिख लेते हैं फैक्टर। जब हम इनके फैक्टर लिखेंगे अलग अलग, अब आज जब प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो इसे लिखते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4 दूना 8, और 9 को लिख सकते हैं अधिकतम 3 गुणित 3, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणित 5। इसके बाद इन्हें कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। यदि हम इन नंबरों के एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में कॉमन देखते हैं। कॉमन यहाँ से वहाँ तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसके अंदर 2 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है। कुल मिलाकर एलसीएम में सबका मल्टीपल होना है। सबका मल्टीपल से मतलब है कि 8 गुणित 9 गुणित 25 होना है। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 9 गुणित हो गया और ये 25 हो गया। अब यहाँ पर इन सबका आप गुणा कर लीजिए, 8, 9 और 25 का। तो 25 8 हमारा होता है 200, और फिर उसमें 9 का गुणा, तो ये 9 दूना 1800 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम। और यदि बात करें हम एचसीएफ की, तो एचसीएफ में इन सब के बीच में कॉमन क्या है? इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल में 1 तो है। अगर कुछ नहीं दिखता है तो 1 तो है, तो फाइनली एचसीएफ हो जाएगा इसका 1। तो इस प्रकार से आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब हम हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट जो एलसीएम का वह देख लेते हैं। हमें एलसीएम के कॉन्सेप्ट से ये पता है कि सबसे बड़े नंबर को देखना है। सबसे बड़ा नंबर है इन तीनों में 25, और 25 की टेबल देखना है। मतलब 25 की टेबल 25, 50, 75 जब आगे बढ़ेंगे तब आपको कहीं 1800 मिलेगा, और वही 1800 के अंदर 9 और 8 का दोनों का भाग चला जाएगा। इसी टाइप से यदि आप एचसीएफ की बात करें तो 8, 9 और 25 के अंदर सबसे छोटा जो नंबर है वो 8 है, और 8 के किसी भी फैक्टर से 9 में भाग नहीं जाता है और ना ही 25 में जाता है। इसलिए इसका जो कॉमन फैक्टर है वह है 1, और हम फाइनली लिख इसको दे देंगे आंसर के रूप में कि इसका जो है एचसीएफ 1 होगा। यदि आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में आपसे एचसीएफ ही पूछा जाएगा, एलसीएम नहीं पूछा जाएगा। जनरली एचसीएफ पूछा जाएगा क्योंकि वह आपसे कॉन्सेप्ट जानना चाहता है, वह आपसे उसकी अवधारणा जानना चाहता है, वह उसकी बेसिक समझ जानना चाहता है कि इस व्यक्ति को बेसिक समझ है या नहीं है। तो हमें एचसीएफ पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, और इस प्रकार के क्वेश्चन जब बनते हैं तो उसके अंदर एलसीएम पूछा जाता है जिसके नंबर अधिक होते हैं, क्योंकि एलसीएम की प्रोसीजर थोड़ी सी लंबी होती है एचसीएफ की अपेक्षा, और एचसीएफ बहुत आसानी से समझ के आधार पर आंसर में आ जाता है। तो इस प्रकार से यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद इनको सॉल्व करने का एक तरीका और है, हम उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, वह भी आपको दिखा देते हैं कि क्या है वह तरीका, और उसे आप किस प्रकार से यूज़ करके फास्ट तरीके से एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 12, 15 और 21 को एक साथ लिखिए। ठीक है, अब इसके अंदर आप भाग लगाइए। अब इसके अंदर आप भाग लगाइए, किस संख्या का भाग जा सकता है तीनों में। सबसे पहले ये देखिए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 वह नंबर है, 3 वह नंबर है जिसका भाग इन तीनों में जा सकता है। मैं आपको एक साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालना दिखा रहा हूँ। 3 का भाग लगाया, आप 2 का भाग देना चाहेंगे तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा और इसमें नहीं जाएगा, 12 में चल। हम तीनों में एक साथ भाग की बात कर रहे हैं, तो तीनों में 3 से जा सकता है। तो 3 चुको यहाँ पर 12, 3 पंजे 15, और हम इसे इस पेन से लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपको एंड में समझने में आसानी होगी। 3 चुको 12, और यहाँ पर 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। ठीक है, इसके बाद ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जिनसे आप तीनों में भाग लगाएं और चला जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो हमें यहाँ 4 का भाग अब 2 का भाग लगाना होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या का यूज़ करेंगे। 2 दूना 4, 5 ऐसा का ऐसा और 7 वैसा का वैसा ही। फिर 2 हमारा 1 टाइम और 5 वैसा और 7, और यहाँ पर 5 से 1 टाइम, फिर बच गया 7, और यहाँ 7 से 1 टाइम। ठीक है, यह हो गया। फाइनली यदि इसका एचसीएफ देखें आप, तो एक नंबर ऐसा है जिसका भाग तीनों में गया है, वह नंबर है 3। वह नंबर है आपका 3 जिसका भाग तीनों में गया है, तो वह आपका हो गया एचसीएफ। और एलसीएम में इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। किसका करना है? 3 गुणित 2 गुणित
2 गुणित 5 गुणित 7 का कर दीजिए। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा एलसीएम। 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूना 12, 5 60 और इसका गुणा कर दो 7 से, यह हो गया 420। हम सभी संख्याओं को साथ रख के भी एक ही बार में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं और सबको अलग अलग फैक्टर करके भी एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं और बिना कुछ किए भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरी तरह से एलसीएम एचसीएफ की बेसिक समझ होना चाहिए। आई होप कि आपको पूरी तरह से एलसीएम और एचसीएफ और गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड का पूरा बेसिक समझ में आ गया होगा और अब आप बिल्कुल सवाल को देखते ही कंप्लीट सॉल्व करने की स्थिति में आ गए होंगे। यदि आपको यह तरीका मेरा पढ़ाने का अच्छा लगा हो, बेहतर समझ में आ रहा हो और मैथमेटिक्स में कुछ भी आपका इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलता हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप सब्सक्राइबर पहले से हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।